हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट है भारतीय राजनीति की प्रकृति के अध्ययन का उपागम, उदारवादी, मार्क्सवादी एवं गांधीवादी। तो पहला इसका पॉइंट है भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का अर्थ होता है स्थिति से या समस्या से निपटना। इसका अर्थ ये भी है कि परिप्रेक्ष्य के रूप में इसको समझना। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि अरस्तू की राजनीति के रूप में पुराना है, जहाँ यह कहा जाता है कि मानव एक राजनीतिक जीव जंतु है अथवा राजनीतिक जीव जंतु अथवा राजनीतिक व्यक्ति है। मतलब अरस्तू का कहना है कि मानव जो है बहुत पुराना है और इसका वो एक राजनीतिक जीव जंतु है और ये राजनीतिक व्यक्ति भी है। तीसरा पॉइंट ये है कि भारतीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी भारत की जो राजनीति है उसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, पारंपरिक, आधुनिक और समकालीन के रूप में। पहला है पारंपरिक दृष्टिकोण। पारंपरिक दृष्टिकोण को वैल्यू लेडन कहा जाता है, आधुनिक को वैल्यू फ्री होने के लिए जाना जाता है। उसके बाद है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, अगला पॉइंट है हिस्टोरिकल अप्रोच। तो उसमें राजनीति के अध्ययन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण में से एक है। राजनीति का अध्ययन जो है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण और पारंपरिक दृष्टिकोण में से एक ही है। इतिहास का अभिप्राय पूर्व की घटनाओं और तथ्यों के अभिलेख से, मतलब इतिहास का मतलब ये जो पुराने समय में जो घटना हो चुका है उनका अध्ययन और घटनाओं के अभिलेख से है। और ये विभिन्न विधियों में हुए। इसका मतलब यह भी है कि लोगों ने क्या सोचा था, कल्पना की, अभिलेख के रूप में विचित्र अन्य प्राथमिक सबूत शामिल है जो अतीत में हुए थे। मतलब इतिहास का मतलब ये कि लोगों ने क्या कल्पना किया था, क्या सोचा था, लोगों का क्या विचित्र थे, इन सभी चीज़ों के प्राथमिक सबूत के साथ, यानी सबूत के साथ जो अतीत में हुए थे वो लिखा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है दार्शनिक दृष्टिकोण। अगला है दार्शनिक दृष्टिकोण यानी फिलोसफिकल अप्रोच। दार्शनिक दृष्टिकोण राजनीतिक का अध्ययन करने का एक और पारंपरिक तरीका है। मतलब दार्शनिक दृष्टिकोण जो है वो राजनीति को अध्ययन करने का एक पारंपरिक तरीका है। दर्शन शास्त्र सभी ज्ञान और अस्तित्व में निहित सिद्धांतों का अध्ययन करता है। जो दर्शन शास्त्र है ना, जो सभी का ज्ञान और अस्तित्व में हुए जो भी चीज़ सिद्धांत होता है उसका अध्ययन करता है। इसका अर्थ ये है कि दर्शन या दार्शनिक दृष्टिकोण राजनीतिक घटनाओं या घटनाओं की सच्चाई का पता लगाने का काम करता है। मतलब दर्शन शास्त्र जो है, दार्शनिक जो है वो राजनीतिक घटनाओं और घटनाओं की सच्चाई के बारे में पता लगाने का काम करता है। यह लेखन का उद्देश्य राजनीतिक लेखन के उद्देश्य का पता, मतलब इसका लिखने का अर्थ है, ये जो दर्शन शास्त्र है इसके लेखन का उद्देश्य ये है कि राजनीतिक लेखन के उद्देश्य का पड़ताल करना, जो राजनीति में जो चीज़ें हुआ है उन चीज़ों के बारे में पड़ताल करना। अगला है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक का घनिष्ठ संबंध है। राजनीतिक जो पॉलिटिकल है और मनोवैज्ञानिक, इन दोनों का एक घनिष्ठ संबंध है। मनोवैज्ञानिक का घनिष्ठ संबंध है क्योंकि मनोवैज्ञानिक आमतौर पर व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार और ऐसे व्यवहार के लिए अग्रणित कारकों का अध्ययन करते हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक जो है, जो राजनीतिक में व्यवहार होते हैं या अग्रणित कोई भी व्यवहार होता है तो उसका अध्ययन करते हैं। वे ये भी अध्ययन करते हैं कि कुछ व्यक्ति एक निश्चित तरीक़ों से व्यवहार क्यों करता है, और वो ये भी अध्ययन करता है कि कुछ लोगों का व्यवहार जो है एक नियत रूप से एक जैसा ही होता है, तो वो इन चीज़ों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक मतलब मन का, जो मन को पढ़ लेने वाला हो। अब अगला पॉइंट है भारत में राज की प्रकृति कैसी है, उदारवादी है, मार्क्सवादी या फिर गांधीवादी है। इसका राजनीति में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। राज जो है वो राजनीतिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक शब्द है, जो 20वीं सदी के पूर्व मध्य तक राजनीतिक विज्ञान अपने विभिन्न पहलुओं और संबंधों में राज की घटना के अध्ययन से चिंतित था। मतलब जो 20वीं शताब्दी के पूर्व तक जो राजनीतिक विज्ञान था उसमें जो लोग लिखने वाले थे वो इन पहलुओं और संबंधों में राज की घटनाओं से का अध्ययन करके काफ़ी ज़्यादा चिंतित था, जैसा कि परिवार, जनजीवन और राष्ट्र सभी निजी संघों और समूहों से अलग है।
अब उसका पहला है गांधीवादी दृष्टिकोण। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आधुनिक भारत के महान जननायक, समाज सुधारक और नैतिक दार्शनिक थे। मतलब जो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है वो एक आधुनिक भारत के जननायक भी है, समाज सुधारक भी थे और नैतिक दार्शनिक थे। उन्होंने अपना व्यवहारिक जीवन 1891 में बैरिस्टर के रूप में प्रारंभ किया था। बैरिस्टर मतलब वकील के रूप में। और 2 वर्ष के बाद वह एक मुकदमे में पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। 2 वर्ष के बाद उन्हें किसी मुकदमे के चलते और उसकी पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। 1915 में भारत आए, फिर वो वापस लौट करके उसके बाद भारत में भ्रमण किया। भ्रमण का मतलब भारत के हर राज्यों में, हर कोने में उन्होंने गया और कई आंदोलन भी चलाए उन्होंने। गांधीवादी दृष्टिकोण स्वराज की अवधारणा पर आधारित है। जो गांधीवादी दृष्टिकोण है वो स्वराज की अवधारणा पर आधारित है। इसका अर्थ है कि विदेशी शासन का अभाव है और स्वयं सरकार की स्थापना। मतलब जो विदेशी सरकार है उसका हटा दिया जाए, यानी अभाव हो, ख़त्म हो, और जो स्वयं का सरकार है उसकी स्थापना हो। गांधी ने राज्यों का एक आवश्यक बुराई का, मतलब गांधी का मानना था कि राज्य जो है वो एक आवश्यक बुराई है। उसके अनुसार राज्य अपनी शक्ति का दुरुपयोग गरीब लोगों, पिछड़े लोगों पर करता है शोषण करने के लिए। थोरो वह सरकार जो सबसे अच्छी है, जो सबसे कम आसन करती है। गांधी जी ने थोरो का समर्थन किया था और इसमें कहा गया है कि लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ हस्तक्षेप कम से कम होनी चाहिए। थोरो का समर्थन इसलिए किया था गांधी जी ने क्योंकि सरकार अच्छी, उनका मानना था कि सरकार अच्छी हो और लोगों के अधिकारों के साथ हस्तक्षेप कम से कम हो। और गांधी जी के आकलन में राज्य हिंसा का प्रतीक था। गांधी के हिसाब से राज्य जो है वो एक हिंसा का प्रतीक था। नागरिकों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए राज्य निर्दयतापूर्वक हिंसक उपायों को लागू करता था। मतलब नागरिकों को अपने अंदर कब्जा करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए वो निर्दयी पूर्वक उनके ऊपर अत्याचार करते थे और हिंसक उपायों को लागू करते थे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव को उनके अनुसार कहा कि राज्य के अधिक व्यक्ति का महत्व अधिक से अधिक होना चाहिए। आधुनिक व्यक्ति का महत्व अधिक से अधिक होना चाहिए। मतलब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए उसमें अनुभव किया, उसके अनुसार कहा कि राज्य के व्यक्ति का महत्व जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अधिक महत्व में ज़बरदस्ती करना था। कानून और व्यवस्था के रखरखाव के नाम पर दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार ने बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर ली और निर्दयी प्रशासन व्यक्तियों की स्वतंत्रता का शोषण किया था। मतलब जो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत, वहाँ पर श्वेत अश्वेत यानी काले और गोरे की लड़ाई होती थी। तो श्वेत वहाँ संख्या ज़्यादा था, तो उन्होंने श्वेत की लड़ाई सरकार होने के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शक्ति हासिल कर ली थी, बड़ी शक्ति हासिल कर ली थी। और जब बड़ी शक्ति हासिल हो गया तो उन्होंने निर्दयीपूर्वक शासन के द्वारा लोगों की स्वतंत्रता का शोषण किया था और वहाँ काले लोगों को काफ़ी मारा पीटा जाता था। गांधी में स्वराज का अर्थ लोगों की सहमति और भागीदारी वाली सरकार है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का मतलब ये होता है कि लोगों की सहमति और भागीदारी वाली सरकार होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान निर्माताओं ने गांधीवादी राज्य की कुछ विशेषताओं को अपनाया था। स्वतंत्रता के बाद जब देश में कानून लिखा जा रहा था तो जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने गांधीवादी राज्य, जो गांधी जी ने कल्पना किया था राज्य का, उसमें कुछ चीज़ों को, विशेषताओं को अपनाया था। इसमें कुछ सत्तावादी समाज, अब अस्पृश्यता का अंत है। मतलब इसमें छुआछूत जो था हमारे देश में बहुत पहले उस टाइम में बहुत प्रचलित था। छुआछूत प्रथा एक था, जो छोटी जाति के लोग बड़ी जाति के लोगों को के घर में नहीं जा सकता है, उसके घर पे खाना नहीं खा सकता है, उसके गिलास में पानी नहीं पी सकता, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसके मंदिरों में नहीं जा सकता है। तो वो एक अस्पृश्यता का बहुत काफ़ी प्रचलित था और समाज में कमज़ोर वर्गों के प्रति विशेष देखभाल पर बल देते थे। और गांधी जी का मानना है कि जो कमज़ोर लोग हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गांधी पूरे भारत में पंचायत राज प्रणाली के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकृत करना चाहते थे। मतलब गांधी जी का मानना था कि राज नहीं होना चाहिए लेकिन पंचायती राज की व्यवस्था होना चाहिए और पंचायती राज के हिसाब से ही
सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, यानी सत्ता में पावरों के बंटवारा होना चाहिए। अगला है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जहां राजनीतिक अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण कारक है, आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण वाहन भी है, और यह शासक वर्ग और शक्तियों के बीच चल रहे वर्ग संघर्ष में राज्य की पक्षपातपूर्ण भूमिका को बताता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो राज्य और शासक के बीच जो संघर्ष हो रहे होते हैं और उसके बीच जो राज्य का पक्षपातपूर्ण भूमिका होती है उनको ये बताता है। यह प्लेटो और अरस्तू के साथ शुरू होने वाले पश्चिमी राजनीतिक विचार का मुख्य बौद्धिक प्रतिरूप था। मार्क्सवादी सोच जो था वो पश्चिमी राज्यों का एक मुख्य रूप से बौद्धिक प्रतिरूप था। अब है उदारवादी दृष्टिकोण। उदारवादी दृष्टिकोण ने संस्थान और प्रक्रियाओं को राज्य और राजनीतिक शक्ति को समझने की कंजूसी के रूप में बल दिया था। मतलब उदारवादी दृष्टिकोण जो था वो संस्थान, प्रक्रियाओं को, राज्य की राजनीतिक शक्ति को समझने की एक कंजूसी के रूप में बल दिया था, और यह विकास और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानता था। मतलब ये जो है उदारवादी शासन जो था वो विकास और सामाजिक परिवर्तन जो हुआ है उसको वो पहचानता था। किसी विशेष राज्य की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए राज शक्ति और राजनीतिक वर्गों और राज्य के उद्देश्यों के बीच संबंध के विश्लेषण करना आवश्यक है। यानी किसी विशेष राज्य जो प्रकृति है उसके बारे में जानना है तो उसके विश्लेषण करना जरूरी है। उसके बीच सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों के बीच का जो संबंध होता है उनका जो है विश्लेषण करना आवश्यक है। ये उदारवादी का मानना था। और उदार लोकतांत्रिक स्वरूप लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है। मतलब उदार लोकतंत्र जो है वो लोकतांत्रिक नींव पर खड़ा है। उदार लोकतंत्र का मतलब लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, जो उसके फंडामेंटल राइट्स उन्हें दिया जाए और जो उनकी मूलभूत आवश्यकता है उसे भी पूरा किया जाना चाहिए। ये उदारवादी का मानना था। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।